तो आज से हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1। तो देखते हैं क्या है चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक यूनिट है। एक यूनिट कैसे बनती है? कई चैप्टर से मिलकर एक यूनिट वहाँ पर बनती है, उसको हम यूनिट बोलते हैं। और एक यूनिट के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर 2 चैप्टर्स हमारे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ यूनिट एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 भागों में बांटा गया है, इसको डिवाइड 2 पार्ट्स में किया गया है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एक हमारी यूनिट है, इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2 चैप्टर हैं। पहला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसकी फील्ड के बारे में और उसके नेचर के बारे में पढ़ते हैं। वहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उस कैपेसिटेंस, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये दोनों चैप्टर हमारी फिजिक्स के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हैं एनसीईआरटी बुक में, या नवबोध में कहूँ या प्रबोध में कहूँ। एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से ये दोनों चैप्टर मिल जाएंगे, बाकी नवबोध और प्रबोध में ये चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से हम स्टार्ट करेंगे हमारे फिजिक्स के इस जर्नी को। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इस यूनिट है जो इस यूनिट से 2 चैप्टर से मिलकर बनता है, तो इस यूनिट का मीनिंग क्या होता है? तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 वर्ड से मीनिंग निकलता है। इसका पहला होता है इलेक्ट्रो, दूसरा होता है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज और स्टैटिक का मीनिंग होता है एट रेस्ट। मतलब कि एक ऐसा चार्ज जो किस स्टेट में है अभी, रेस्टियल स्टेट से, मतलब कि वह अभी मोशन नहीं कर रहा है, उसमें कोई भी मोशन नहीं है। तो वह हमारा एक कैसा हो गया, एक ऐसा चार्ज हो गया जो कैसी स्टेट में है अभी, वो रेस्ट के स्टेट में। उस चार्ज के बारे में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इन दोनों में ऐसा ही चार्ज होगा, इन दोनों चैप्टर्स में, जो कि हमारा रेस्ट में चार्ज होगा, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो मोशन में चार्ज होगा वो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से है शायद वो चैप्टर। तो उस चैप्टर में हम जो कि चार्ज हमारा मोशन में है, उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, जो कि मोशन चार्जेस है। लेकिन जो चार्ज हमारे इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, मतलब कि इसमें हम स्टडी करेंगे ऐसे चार्जेस के बारे में जो कि रेस्ट में है, मतलब कि अभी स्थिर है, मतलब कि उनमें कोई भी मोशन नहीं है अभी। तो शायद आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ेंगे। हम ऐसे चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेस्ट में है, जिनमें अभी भी कोई भी मोशन नहीं है। ऐसे चार्जेस के बारे में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम डेफिनेशन तो है, इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, मतलब कि ऐसा चार्ज जिसको हम रेस्ट में है, ऐसे चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। और व्हाट इज चार्जेस? चार्जेस क्या होते हैं? इट इज़ एनर्जी एंड दिस एनर्जी शो द नेचर ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। चार्ज एक एनर्जी है और वह एनर्जी क्या दिखाती है हमको? अट्रैक्शन, मतलब कि एक बॉडी का दूसरी बॉडी की ओर जो अट्रैक्शन होता है, वह अट्रैक्शन देखिए जैसे कि अट्रैक्शन, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट में अट्रैक्शन क्यों होगा? एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, तभी तो आप लोग जानते होंगे, इसमें आगे लिखा भी हुआ है, एक प्लस बॉडी है, एक माइनस। तो यदि इन दोनों में अट्रैक्शन कम होगा, एक प्लस की होगी, एक माइनस की, तब ये दोनों पास में आएंगे, तो तब वह क्या कहलाता है? अट्रैक्शन। और रिपल्सन कब होगा? दोनों ही लाइक चार्जेस होंगे। यदि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, और यदि ये भी प्लस है, ये भी प्लस, मतलब कि लाइक चार्जेस हैं, तो इन दोनों में क्या होगा? तो ये भी इस तरफ जाएगा और ये भी इस तरफ जाएगा, मतलब दोनों में फोर्स लगेगा, और वह कैसा फोर्स होगा? हमारा एक अपोजिट फोर्स होगा। लेकिन वहीं पर हम अनलाइक चार्जेस की बात करते हैं, मतलब कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर होगा अट्रैक्शन, मतलब कि दोनों का फोर्स कैसा लगेगा? इसका फोर्स भी इस तरफ लगेगा और इस वाले का फोर्स भी इस तरफ, क्योंकि दोनों पास में आना चाहेंगे, प्लस और माइनस पास में आना चाहेंगे, तो दोनों ही का फोर्स इसी तरफ लगेगा। इसलिए जो रिपल्सन वाले होते हैं वह उनके फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, और जो कि अट्रैक्शन वाले फोर्स होते हैं उनके सेम डायरेक्शन में लगते हैं, मतलब कि दोनों अट्रैक्ट करने के लिए वह फोर्स लगते हैं। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन आपको क्लियर होगा कि अट्रैक्ट होंगे जो कि अनलाइक चार्जेस होंगे, और जो कि हमारे रिपल्सन होगी वह कैसे होंगे? लाइक चार्जेस के अंदर हमारी रिपल्सन होगी, और जो अट्रैक्शन होगी वह हमारे अनलाइक चार्जेस के बीच में होगी। चार्जेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अब आपको अच्छे से क्लियर होगा। पहला है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस वाले, मतलब समझते होंगे पॉजिटिव मतलब कि प्लस वाला चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है? जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज प्लस वाला और नेगेटिव चार्ज माइनस वाला, ठीक है। ये तो सिंपल बात है, ये तो हम सिंपल मैथ में पढ़ते आते हैं। उसके बाद देखते हैं
यदि मैंने आपको बता दिया है और फिर से बता देता हूँ, जो प्लस प्लस चार्ज होंगे मतलब कि लाइक चार्जेस होंगे, यहाँ पर माइनस माइनस भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि प्लस प्लस में ही रिपल्सन होगी। यदि यहाँ पर भी माइनस होता और यहाँ पर भी माइनस होता तो उन दोनों के बीच में भी कौन सी एक्टिविटी होती, वो जो एक्टिविटी होती वह रिपल्सन की ही होती, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, क्लियर है। और माइनस प्लस मतलब कि अनलाइक चार्जेस हैं, उनमें क्या होगा, उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी क्लियर है, उसके टाइप्स भी क्लियर है, और आपको चार्ज भी पता है। चार्ज एक ऐसी एनर्जी है जिसके द्वारा हमको अट्रैक्शन और रिपल्सन का हमारे दो बॉडीज या दो, आप जो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो उनके बीच जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा उसका पता चलता है हमें चार्जेस से, और वह अनलाइक हो सकते हैं और लाइक हो सकते हैं। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, उसके बाद हाउ टू बॉडीज गेट माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज, मतलब कि दो बॉडीज़ में माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, मतलब आपने देखा होगा कि ये बॉडी में अब माइनस चार्ज आ गया और इस बॉडी के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। तो ऐसा क्यों होता है, अब हम इसको देखेंगे। तो देखते हैं कि किसी बॉडी पर माइनस चार्ज क्यों आता है और किसी बॉडी पर प्लस चार्ज क्यों आता है। मान लीजिए हमारे पास ए बॉडी है, उसके ऊपर 10 ही प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये बॉडी अब कैसी बॉडी कहलाएगी। मान लीजिए एक बॉडी पर 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन, मतलब इस बॉडी पर 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब प्लस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये बॉडी कैसी बॉडी कहलाएगी, न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी। मतलब कि इसे हम अनचार्ज भी बोल सकते हैं और न्यूट्रल कह सकते हैं, मतलब कि माइनस से प्लस कैंसिल हो जाता है तो ये बॉडी न्यूट्रल कहलाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच जो कि चार्ज होता है तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये इसकी वैल्यू होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, तो इससे इसको कैंसिल हो जाएगा, ये बॉडी न्यूट्रल होगी। इन दोनों बॉडी न्यूट्रल भी हैं और इन दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं, बस फर्क इतना है, एक प्लस में है एक माइनस में, ठीक है। तो ये दोनों बॉडी सेम बॉडी है, इसके पास भी 10 प्रोटॉन है, इसके पास भी 10 प्रोटॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के बीच में होगी रबिंग प्रोसेस। रबिंग प्रोसेस क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी का रबिंग इसको कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस हो रही है उसको हम रबिंग कहते हैं। और मैं एग्जांपल दूसरा ले सकता हूँ, मान लीजिए इन दोनों हाथ हैं, इन दोनों के बीच में अब जो प्रोसेस हो रही है उसे हम रबिंग प्रोसेस कहते हैं। तो यही प्रोसेस इन बॉडीज़ के बीच में होगी, जो ए बॉडी है और बी बॉडी है, उन दोनों के बीच में भी अब जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को ही हम रबिंग कहते हैं। तो जो रबिंग प्रोसेस होगी उस प्रोसेस में क्या होगा, थर्मल एनर्जी या फिर कहूँ मैं हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मतलब कि अब यहाँ पर क्या होगी, हीट एनर्जी। और जब भी कोई एनर्जी होती है तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। वहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है चार्जेस का। यहाँ पर क्या होगा, अब ट्रांसफ़र होगा चार्जेस का, मतलब कि यहाँ से उस तरफ अब चार्जेस जाएंगे, इस बॉडी से इस तरफ अब चार्जेस का ट्रांसफ़र होगा। अब वह ट्रांसफ़र कैसे होगा, देखिए इन दोनों में रबिंग की प्रोसेस हो गई और यहाँ से क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे इस बॉडी बी बॉडी पर, ए बॉडी से 3 इलेक्ट्रॉन बी बॉडी पर चले गए। मतलब कि ए बॉडी के पास 10 प्रोटॉन थे और 10 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, तो अब क्या होगा, इस बॉडी के पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे और इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके ऊपर +3 चार्ज आ गया और इसके ऊपर -3 चार्ज आ गया। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए इस बॉडी के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया। अभी जब मैंने कहा था कि 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तब तक ये बॉडी कैसी बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी थी। मतलब कि माइनस से प्लस कैंसिल हो जाता और जो हमारा चार्जेस होता वो हमारा न्यूट्रल चार्ज हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर चार्जेस की संख्या बदल चुकी है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा चुके हैं। मतलब कि अब यहाँ मेजोरिटी में कौन है, प्रोटॉन है, और माइनॉरिटी में कौन है, मतलब ज़्यादा संख्या किसकी, प्रोटॉन की है, और कम संख्या किसकी, इलेक्ट्रॉन की है। तो यहाँ प्रोटॉन कैसे होते हैं हमारे, प्रोटॉन का चार्जेस आप 11th में पढ़ चुके होंगे, प्रोटॉन हमारे पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मेजोरिटी में हमारे प्रोटॉन है, इसलिए यहाँ पर अब इस चार्ज के इस ए हमारे जो हमारी ए बॉडी थी, अब यहाँ पर कौन मेजोरिटी में है, जो कि प्रोटॉन है। प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, इसलिए यहाँ पर +3 चार्ज आ गया, क्योंकि ये अब बॉडी कैसी बॉडी हो गई, एक पॉजिटिव बॉडी हो गई, पॉजिटिव बॉडी हो गई, इसलिए यहाँ पर +3 आया। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो ए बॉडी पे 3 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर गए, तो यहाँ पर हमारे 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई और कितनी बढ़ी, 3 बढ़ी। तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हुई है वह 13 हो गई। तो अब आप लोग जानते होंगे और यहाँ पर लिखा भी है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे माइनस चार्ज होता है, और चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है तो हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, और आपने पढ़ा हो तो 11th क्लास में आपने इसे पढ़ा भी होगा। तो जो हमारा चार्ज है यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पर बढ़ चुका है। जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई और बी बॉडी अब कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़े तो क्या हो गया, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का लूज़ करता है उसके पास प्लस चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके पास माइनस चार्ज आता है। तो आपको क्लियर होगा ये
बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उस पर तो माइनस चार्ज आया और जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उस पर प्लस चार्ज क्यों आया। तो प्लस चार्ज इसीलिए आता है उस बॉडी पर क्योंकि वहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए उस बॉडी को पॉजिटिव बॉडी कहा जाता है। और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं वह बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पर, इसलिए वह बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी कही जाती है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चार्ज लगाया जाता है। और जिस बॉडी जो लूज़ करती है इसलिए उसको बॉडी को पॉजिटिव बॉडी कहा जाता है, और जो गेन करती है उसको इलेक्ट्रॉन इसको नेगेटिव बॉडी कहा जाता है। तो आपको क्लियर होगा क्योंकि ये बार बार डाउट बच्चों के मन में उठाता है, तो मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी क्लियर है, आपको चार्जेस भी क्लियर है। चार्जेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। प्लस प्लस अपने आप आपस में कैसे होते हैं, रिपल्सन बिहेवियर रखते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। प्लस माइनस पास में आते हैं, उनमें अट्रैक्शन होती है। और ये रबिंग प्रोसेस भी आपको क्लियर होगी। यहाँ पर क्या हुआ, हमारी थर्मल एनर्जी बनी, मतलब कि हीट एनर्जी, दोनों के बीच में रबिंग हुई तो क्या हुई, हीट एनर्जी बनी। आगे भी हम और आगे पढ़ते हैं, अब आगे क्या देखेंगे देखते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं हम आगे। हमने अभी पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके दो यूनिट से जो चैप्टर बनते हैं, दो चैप्टर के बारे में पढ़ा, चार्जेस के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा रबिंग प्रोसेस। तो अब देखते हैं उसी रबिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद आप मुझे लगता है समझ जाएंगे। एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया था, एक और एग्जाम्पल दे दूँगा, इतने ही आपकी बुक में भी दिए हुए थे, मैंने वही एग्जाम्पल उठा लिए। यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस बिटवीन ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। यहाँ पर एक ग्लास की रॉड है और एक क्या है, एक सिल्क क्लॉथ है। इन दोनों के बीच में क्या होगी, वही प्रोसेस होगी हमारी रबिंग प्रोसेस। पहले देख लेते हैं, एक हमने ग्लास की रॉड ले ली और एक हमने एक सिल्क क्लॉथ ले लिया, एक छोटा सा सिल्क का कपड़ा ले लिया और एक ले ली हमने ग्लास की रॉड। उन दोनों को हमने आपस में रबिंग करवाई, इन दोनों के बीच में रबिंग प्रोसेस हुई हमारी। उस रबिंग प्रोसेस से उन दोनों के बीच में क्या हुआ, उन दोनों के बीच में चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वह चार्ज कैसे ट्रांसफ़र हुए, यहाँ पर जो हमारी ग्लास रॉड थी वह पॉजिटिवली चार्ज हो गई और हमारा जो सिल्क क्लॉथ था वह नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि इसने क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए। मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं हमारे इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं हमारे इसके पास, मतलब कि इसके पास हमारा प्लस चार्ज आ गया, इसके पास माइनस। मतलब कि जहाँ जो हमारे चार्जेस को लेता है वह हमारा लूज़र होता है, मतलब कि जो चार्ज को लूज़ कर देता है, और जो गेन करने वाला है सिल्क क्लॉथ है उस पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आपको क्लियर होगा। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से इसके पास पॉजिटिव ही क्यों आया है, इसके पास नेगेटिव ही क्यों आया। तो ये सिर्फ रिसर्च हुई है इन पर, उन रिसर्च से यहाँ पर पता चला है। इसका कोई प्रोसेस तो आपकी बुक में नहीं दी हुई, ऐसा ही डायरेक्ट दिया हुआ है, तो मैंने बता दिया। बाकी उन्होंने जो रिसर्च हुई बड़ी बड़ी, उनमें ये पता चला कि ग्लास रॉड पे प्लस चार्ज आता है, सिल्क क्लॉथ पे माइनस चार्ज आता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं हम जो टर्म हमारी चार्जेस में आई थी, पहली थी रिपल्सन, दूसरी थी अट्रैक्शन। अब रिपल्सन और अट्रैक्शन क्या होती है, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से करके देखने वाले हैं। अब एक्सपेरिमेंट कैसे होगा देखिए। मान लीजिए हमने एक स्टैंड ले लिया, मतलब ऊपर से हमने ऐसा स्टैंड ले लिया, उसके वहाँ पर हमने क्या एक धागा ले लिया, एक थ्रेड मतलब धागा है, उससे हमने एक ग्लास रॉड को लटका दिया। ये ग्लास रॉड हमारी इस धागे से लटकी हुई है, ठीक है। और इस ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, मतलब देखिए प्लस प्लस प्लस, मतलब कि यह ग्लास रॉड हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। उसके साथ हमने क्या लिया, एक चार्ज लिया, वह चार्ज भी हमने यहाँ पर लिया। ये मान लीजिए ये क्या है, ये और इसको मान लेते हैं हम कौन सी रॉड, प्लास्टिक की रॉड ही प्लास्टिक की रॉड मान लेते हैं इसको। तो ठीक है, इसको हम प्लास्टिक की ग्लास रॉड ही मान लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, तो ग्लास रॉड का आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसको पॉजिटिव मान लिया। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, यहाँ पर भी पॉजिटिवली चार्ज है, इन दोनों के पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव आपस में एक दूसरे क्या करते हैं, रिपल्सन होता है। मतलब कि इन दोनों को जब हम पास में लाए तो यह कुछ इस तरफ चली गई थोड़ी सी, और यह कुछ हमारी इस तरफ चली गई। मतलब कि इन दोनों के बीच में कौन सी प्रोसेस हुई, जो रिपल्सन की प्रोसेस। मतलब कि यहाँ थ्रेड थोड़ा मूव किया, मतलब कि थ्रेड ने थोड़ा इस तरफ मूव किया क्योंकि प्लस चार्ज ही उसके पास आया था उस तरफ से, और यह प्लस चार्ज भी इस प्लस चार्ज के कारण इस तरफ मूव कर गया, और यह प्लस चार्ज इस तरफ इस रॉड के कारण इस तरफ मूव कर गया। मतलब कि दोनों में जब सेम चार्जेस आए हमारे बीच में सामने, तो उन दोनों में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। तो आपको क्लियर हो गई होगी रिपल्सन प्रोसेस। मतलब कि जब आप एक थ्रेड से ग्लास रॉड को लटकाएंगे, किसी भी रॉड को लटकाएंगे, इससे प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे सामने भी आप पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, तो उन दोनों के बीच में जो प्रोसेस होगी वह कौन सी प्रोसेस होगी, रिपल्सन की प्रोसेस होगी। दूसरी प्रोसेस होती है अट्रैक्शन की, मतलब कि दोनों पास में आएंगे। वहाँ पर ही हमने एक ग्लास रॉड ले ली, पॉजिटिवली चार्ज है, और एक हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा देखिए, जब इन दोनों को हम पास में लाएंगे तो ये इस तरफ बढ़ेगा और ये भी इस तरफ बढ़ेगा।
मतलब कि इन दोनों के बीच में अभी यहाँ से ये दोनों पास में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, ये धागा इस तरफ मूव हुआ, इस तरफ मूव हुआ, मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ गया होगा और इन दोनों के बीच में कौन सी प्रोसेस होगी, अट्रैक्शन। सिंपल बात है कि प्लस माइनस के पास जाएगा और प्लस प्लस लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। तो ये हमारी एक्सपेरिमेंट से भी आपने समझ लिया होगा कि कैसे अट्रैक्शन की प्रोसेस होती है और किस तरह से हमारी रिपल्सन की प्रोसेस होती है। अब आपको क्लियर होगा कि अट्रैक्शन क्या होता है और रिपल्सन क्या होता है और कैसे किसी बॉडी पर प्लस चार्ज आता है और कैसे किसी बॉडी पर माइनस चार्ज आता है। ठीक है, तो आप देखते हैं आगे। अब देखते हैं हमारी यूनिट ऑफ चार्जेस और डायमेंशन। बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि पूरा बोर्ड पे क्यों लिख देते हैं। तो पूरा बोर्ड पे इसलिए लिख देते हैं क्योंकि जो वीडियो की लेंथ होती है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इससे उतने ही टाइम में जितने ज़्यादा नॉलेज दिया जा सकता है उतने ही टाइम में हमारा डेटा भी बेस्ट जाता है और उसके साथ साथ आपको 1 घंटा देखने के बाद 1.5 घंटा देखने के बाद उतना नॉलेज भी नहीं मिल पाता। इसलिए हम बोर्ड पे सारा एक साथ लिख देते हैं, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझा, मैं एक चीज़ को 3-3 4-4 बार दे देता हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यूनिट ऑफ चार्जेस एंड डायमेंशन को देखेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है एमपी बोर्ड में। तो हम देखते हैं यूनिट ऑफ चार्जेस एंड डायमेंशन के बारे में। तो जो चार्ज की डायमेंशन और यूनिट होती है, सबसे पहली बात एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आप जानते होंगे, सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि 11वीं क्लास में आप चैप्टर 2 में पढ़ते हैं। सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम और एक और सिस्टम और होता है। उस सिस्टम के आप 3 सिस्टम पढ़ते हैं, यदि आप चाहें तो मैं उनको भी पढ़ा दूंगा, लेकिन वो 11वीं क्लास का टॉपिक है। तो आपको इतना ही समझना, जो एक सिस्टम इंटरनेशनल होता है जिसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं और एक सीजीएस यूनिट होती है। तो एसआई यूनिट के में जो कि हमारे चार्ज की जो यूनिट होती है वह कूलम होती है, जिसको हम इस चार्ज को हम एसआई यूनिट में किससे मेजर करते हैं, वह कूलम से करते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कैपिटल सी से। आप लोग ये चीज़ तो जानते होंगे, आपने क्लास 11वीं में पढ़ा होगा, जो हमारे साइंटिस्ट के ऊपर जिनका मेजरमेंट को नाम रखा गया उनको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं और जो हमारे नॉर्मल मेजरमेंट होते हैं जैसे कि मीटर हो गया, सेंटीमीटर, ये नॉर्मल इनके नाम दिए गए हैं, तो इनको हम स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट के ऊपर जिन यूनिट के नाम रखे हुए हैं उनको हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। आपको क्लास 11वीं में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद सीजीएस यूनिट देखते हैं हम इसकी सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम। सीजीएस यूनिट इसकी क्या होती है, स्टेट कूलम होती है। अब एमपी बोर्ड में एक चीज़ और पूछी जाती है, यहाँ पर 1 कूलम की वैल्यू कितनी होती है। ये ऑब्जेक्टिव में आया है और बार बार आया है। 3 × 10⁹ 3 इसको तो पता होगा आपको, 10⁹ पढ़ते हैं। तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम हमारी 1 कूलम की वैल्यू होती है। तो आपको इसको बॉक्स में बंद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से एक न एक ऑब्जेक्टिव पक्का पूछा जाता है और भी कई सारी 2-3 यूनिट और हैं यहाँ पर, उनसे एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनता है। तो 1 कूलम की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁹ होती है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसे बोलिएगा आपको लर्न हो जाएगी। 3 × 10⁹। अब देखते हैं डायमेंशन। आपने क्लास 11वीं में ही 2nd चैप्टर में पढ़ा होगा डायमेंशन निकालना। वहाँ पर 2 या 3 पेज में उनके फार्मूलाज ही लिखे हुए थे, वेलोसिटी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो सारे फार्मूलाज वहाँ पर लिखे हुए थे। वहीं पर अब हम चार्ज का डायमेंशन निकालना देखेंगे। ये एमपी बोर्ड में आ भी चुका है और आगे आएगा, आ भी सकता है। तो हम इसकी डायमेंशन देखते हैं। तो I = Q/T, मतलब करंट = चार्ज अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता है। आपको ये लर्न भी होगा, चार्ज करंट = चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Q हमारा इस तरफ हो जाएगा, I T के साथ चला जाता है। Q = I और T आ गया। अब देखते हैं, देखिए जो करंट होता है उसको हम मेजर किस में करते हैं, एम्पेयर में। तो एम्पेयर का जो साइंटिस्ट नेम है तो उसको हम लिखेंगे A से, तो मैंने उसको A से रिप्रेजेंट कर दिया। वहीं पर टाइम है, टाइम का T ही लिख दिया। तो A और T हमारी जो डायमेंशन होगी वह किसकी होगी, चार्ज की डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, AT होता है। चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, AT होता है। तो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है हमारा, AT होता है। इसको लर्न कर लीजिएगा, ये पक्का पिछली ईयर में तो मुझे याद नहीं आ रहा, लगभग 2021 या 22 में ये पूछी गई थी और आगे भी पूछी जा सकती है। और 1 कूलम की वैल्यू 3 × 10⁹ होती है और जो हमारी ऐसा यूनिट होती है चार्ज की वह कूलम होती है और सीजीएस में इसकी यूनिट स्टेट कूलम होती है। तो आपको यूनिट एंड मेजरमेंट समझ में आ गई होंगी हमारे चार्ज की। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो बात करते हैं अब आगे। एक चीज़ और रह गई थी, उस चार्ज वाले आप अपने नोट्स बना रहे होंगे तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, पूछ सकते हैं चार्ज स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। तो चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी, आप जहाँ पर आपने उसको यूनिट और डायमेंशन को लिखा होगा वहाँ पर आप इस बात को और लिख लीजिएगा कि जो चार्ज हमारी वह एक स्केलर क्वांटिटी है। दो क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है, एक स्केलर होती है। तो चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ
प्रोटॉन। आप लोग ने अभी कुछ देर पहले ही देखा होगा, मैं 1.6 × 10⁻⁹ बार बार बोल रहा था। वह क्या था? वह चार्ज था। इलेक्ट्रॉन पर भी अपना चार्ज होता है और प्रोटॉन पर भी अपना एक अलग चार्ज होता है। उन दोनों के मासेस भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये मोस्ट IMP ए बॉक्स है, इसको आप ज़रूर मोस्ट करके लिख लीजिएगा और इसे अच्छे से लिखिएगा। इसके अंदर से एक ना एक नंबर क्वेश्चन तो आता है, जैसे यूनिट डायमेंशन और जो 1 मास क्वेश्चन होते हैं वह ऐसे ही पूछे जाते हैं। यूनिट डायमेंशन और जो इनकी चार्जेस होते हैं उनकी वैल्यू, मास की वैल्यू, ऐसे ही क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। तो जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव हो जाता है प्लस 1.6 × 10⁻⁹। यहाँ पर बस फ़र्क इतना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यदि आपको कन्फ्यूजन मन में हो तो आप इतना याद रख लीजिएगा बस, प्रोटॉन का P मतलब क्या होता है? P मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पर साइन आ गया पॉजिटिव का। इलेक्ट्रॉन का तो आपको फिर याद रह जाएगा कि पॉजिटिव क्या है, प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होगा ही। तो P से पॉजिटिव, P से प्रोटॉन और इसके जो चार्ज होता है वह भी कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ट्रिक से आपको याद हो जाएगा कि P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन और प्रोटॉन कैसा है हमारा? पॉजिटिव है। तो आप 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम में से रख लीजिएगा। और मास ऑफ प्रोटॉन इसकी वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻13 kg। ये kg इनके यूनिट है। मास को हम kg में मेज़र करते हैं, तो kg इसका यूनिट हो गया 1.67 × 10⁻27 kg और इसका हो गया 9.1 × 10⁻13 kg। ओके, तो ये आपको हो गए होंगे याद। अब एक सवाल है जो आपके मन में उठ रहा होगा, विच इज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विथ मास, मतलब कि मास की वैल्यू में हमारा ग्रेटर कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रोटॉन। जो हमारा मास किसका ज़्यादा है? यहाँ पर प्रोटॉन का ज़्यादा है। लेकिन आपके मन में एक सवाल और उठ सकता है, यदि नहीं उठा है तो उठना चाहिए क्योंकि ये फिज़िक्स है। जो प्रोटॉन की हमारी पावर है वह कितनी है? 27 है और इलेक्ट्रॉन की पावर कितनी है? 31 है। तो पावर के हिसाब से किसकी पावर ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन की पावर ज़्यादा है। लेकिन जो ग्रेटर वह तो प्रोटॉन है। तो ऐसा क्यों है? आप लोग जानते होंगे, ये मेरी नंबर लाइन है, यहाँ पर ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से इस तरफ चलते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, 1 2 3 और आगे भी। और यहाँ से इस तरफ चलते हैं हम तो ये माइनस वैल्यूज़ होती हैं, -2 -1 -3। इतना आपको पता होगा। ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स डैश होती है और ये वाई डैश होती है। इतना शायद आपको पता होगा, आप छोटी क्लासेस से इसको नंबर लाइन को बनाते आ रहे होंगे। तो इस तरफ वाले जो डिजिट होते हैं वह हमारे पॉजिटिव होते हैं और इस तरफ वाले जो डिजिट होते हैं हमारे वो नेगेटिव होते हैं। तो आप पावर में वैल्यू देखेंगे और आप इतना जानते होंगे। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, यदि इन दोनों में से आपको बताना है कि -2 बड़ा होता है, -2 बड़ा है या -1 बड़ा है, आपको इन दोनों में से बताना है कौन सा बड़ा है। यदि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप फट से बता देंगे इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी है। जो माइनस में वैल्यूज़ होती हैं वह हमारी, जो 1 से आप इस तरफ जाएंगे वह वैल्यू सारी छोटी ही होते जाएंगी। जो हमारा 1 होगा वह बड़ा है किससे? 2 से। वहीं पर लेकिन पॉजिटिव में क्या होता था? 1 छोटा है हमारे 2 से, लेकिन नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा। जो 3 है हमारा वह 2 से छोटा है। जो 4 होगा हमारा वह 3 से भी छोटा। मतलब नेगेटिव में जो कि हम नंबर लाइन में इस तरफ चलेंगे तो वैल्यू बड़ी होती जाएंगी और नंबर लाइन में माइनस की तरफ इस तरफ जाते जाएंगे तो वैल्यू छोटी हो जाएंगी। लेकिन वहीं पर प्लस में क्या होता था? यदि हम इस तरफ आगे जाते जाएँ तो 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन माइनस में क्या होता है? वैल्यू घटती चली जाती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा और पावर का खेल भी समझ में आ गया होगा क्योंकि जो बड़ी पावर है वह छोटी है असल में और जो छोटी पावर है असल में बड़ी है। तो पावर समझ में आ गया होगा आपको कि जिसकी बड़ी पावर उसकी वैल्यू छोटी, जिसकी छोटी पावर वह वैल्यू बड़ी किस में? माइनस में। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रोटॉन बड़ा है, लेकिन क्यों है। फिजिक्स में क्यों जरूर आना चाहिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ऐसा है तो क्यों है। इंग्लिश में इन क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता लेकिन फिजिक्स में मिल जाता है, ऐसा है तो क्यों है।
अब देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मास आर पॉसिबल, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि हमने अभी देखा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एक जगह पर दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और यहीं से आपको एक चीज़ और समझ में आती है, इसको हम देखेंगे। जो हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ही कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ही क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारा जो प्रोटॉन है उसका मास क्या है, ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम है। तो जो हल्का है वही तो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो पाएगा। जो प्रोटॉन है वह तो भारी है, उसका वेट क्या है, उसका मास क्या है, ज़्यादा है, तो वह स्टेबल है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कम है, इसलिए वह ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यही कारण है कि हमारा जो ट्रांसफ़र होता है चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह पर, वह इलेक्ट्रॉन का ही होता है। हमारा जो प्रोटॉन है वह ट्रांसफ़र नहीं होता, जो ट्रांसफ़र होता है वह किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का ही होता है। तो आपको ट्रांसफ़र भी समझ में आ गया क्यों होता है, हमारा प्रोटॉन क्यों नहीं होता और इलेक्ट्रॉन का क्यों होता है। अब देखते हैं इसको। तो ट्रांसफ़र ऑफ मास आर पॉसिबल, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन अब एक जगह से दूसरी जगह पर गया, अब ट्रांसफ़र किसका होगा, आपको ये पता ही है, इलेक्ट्रॉन का ही होगा, प्रोटॉन तो जाएगा नहीं। तो ट्रांसफ़र किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, जैसे कि ये बॉडी ए है, मार्कर चल नहीं रहा, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ये ए बॉडी है और ये बॉडी है। इन दोनों बॉडी में क्या हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है। चार्ज इससे इसकी ओर जा रहा है। तो कितना चार्ज जा रहा है, मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन गए, इसने 4 लूज़ किए तो इसके पास प्लस चार्ज आया, और इसने चार्ज गेन किया तो इसके पास माइनस चार्ज आया। कितना आया, इसके पास +4 आया, इसके पास -4 आया। इतना तो पता है, पिछला देखा है तो सब समझ में आ जाएगा, बीच में से देखोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो प्लस चार्ज क्यों आया, माइनस चार्ज क्यों आया। अब यहाँ से जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वह इसके पास चले गए, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन पे कितना मास था, जितना एक इलेक्ट्रॉन का मास है उसको इंटू 4 से कर दो तो 4 की वैल्यू निकल आएगी। मतलब कि यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन का मास इस तरफ ट्रांसफ़र हो गया। मतलब कि हम कह सकते हैं कि यस, इफ़ देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज सो मास आल्सो ट्रांसफ़र। मतलब कि यदि हमारा चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है तो मास भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। और एक चीज़ और होगी, जो हमारा वेट होता है वह क्या है, कांस्टेंट नहीं होता, मतलब कि वह बदल जाता है। लेकिन जो मास की वैल्यू होती है ना, वह नहीं बदलती। मान लीजिए, और मान के लीजिए ये तो 100% तो 99% कहेंगे, 100% तो फिजिक्स में अप्रॉक्स आप आंसर लिखते होंगे, तो अप्रॉक्स में लिखते हैं। जो हमारा फिजिक्स, जो हमारे अर्थ है, वहाँ पर जो वेट है ना और जो मून है, मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़ और, जो मास है और वेट में कांस्टेंट कैसे है मास, और जो वेट है, वेट हमारा कांस्टेंट क्यों है, वो वेट हमारा बार बार एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, वो चेंज हो जाता है। लेकिन हमारा जो मास है वह कांस्टेंट है, वह एक जगह पर दूसरी जगह पर चेंज नहीं होता। ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, हमारी एक अर्थ है, अर्थ है। और ये क्या है, मून है, ये हमारा मून है। ठीक, अब मैं बात कर रहा था किसकी, मास की और वेट की। जो मास होता है वह हमारा, वह वेरिएबल होता है, मतलब जो मास होता है वह कांस्टेंट होता है, और जो वेट होता है वह हमारा वेरिएबल होता है। जो वेट होता है हमारा, वह किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। मतलब कि यहाँ पर ये मार्कर था, अब इस पर क्या लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, अर्थ पर है और कहीं पर भी है तो कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पर ग्रेविटी लगेगा। मतलब ये इसको मार्कर को नीचे की ओर खींचेगी। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसको हम ग्रेविटी और जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, वह फोर्स यहाँ पर लग रहा है। वह यहाँ से यहाँ पर ये मार्कर नीचे की ओर जाएगा, वह यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इतना आपको क्लियर है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हमारा, और वेट किस पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे। यदि मान लीजिए आपका वेट हमारी अर्थ पर कितना है, 60 है, 60 kg है, यहाँ आपका वेट हमारी अर्थ पर 60 kg है। इतना आपको क्लियर है, समझ में आया होगा। जो हमारा मून पे इतना, अब मून पे हमारा वेट कितना होगा, तो ये रिसर्च से पता चला है कि जो हमारा अर्थ पर अगर यदि हमारा 60 kg वेट है,
तो मून पे किसका कितना इसका 1/6 लेस होगा। मतलब कि यदि हमारी जो 60 kg यदि हमारा अर्थ पर है तो मून पर कितना होगा 1/6, और 6 से हम 60 को काटेंगे तो 10 kg। मतलब कि यदि आपका वजन हमारी अर्थ पर 60 किलो है तो हमारे मून पर उसका वजन कितना होगा 10 ही किलो होगा। मतलब कि इतना हल्का हो जाएगा। तो आपको मास में वो वेट समझ में आ गया होगा कि वेट डिपेंड किस पर करता है, ग्रेविटी पर। ग्रेविटी कितना फोर्स लगाती है किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ खींचने के लिए, वह हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। लेकिन जो मास होता है ना वह ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता। जो हमारा ग्रेविटी होता है उस पर हमारा मास डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। यदि इसका मास यहाँ पर मान लीजिए कितना था 70 था, इसका मास यहाँ पर अर्थ पर 70 था, इसका मास अर्थ पर भी जो 60 किलो का आदमी था, मैं बस एज्यूम कर रहा हूँ इतना ही नहीं होगा, इसका ज़्यादा कम भी हो सकता है और ज़्यादा कम ही होगा। तो एज्यूम किया मैंने, बस लेट एज्यूम। तो 70 इसका मास यहाँ पर था। अब वह अर्थ से मून पर गया तो उसका जो वजन था वह तो 10 kg ही रह गया, मतलब बहुत हल्का हो गया। वहाँ वो जंप कर सकता है आराम से, लेकिन वह अर्थ पर ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन जो मास है 70 यहाँ पर है तो 70 ही यहाँ पर होगा। मतलब कि मैंने जो कहा कि मास कांस्टेंट है, मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी। वह मून पर चला जाए या किसी और प्लैनेट पर चल जाए, उसका मास कभी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो उसका क्या चेंज होगा, बस वेट ही चेंज होगा। मास में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। चेंज होंगे तो हमारे किस में होंगे, वेट में होंगे। वेट में चेंज किस कारण से होते हैं, ग्रेविटी के। जहाँ पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना वहाँ पर वेट उसका बढ़ जाएगा। आपने हमारी अर्थ पर ही कई जगह ऐसे सुनी होंगी जहाँ पर आपको चलने में थोड़ा भारी भारी लगता है। तो वह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो नेचुरल हमारी अर्थ पर सब जगह लगती है, वहाँ से कुछ वहाँ पर पोल के कारण वैल्यू बढ़ जाती है। तो वहाँ पर आपको चलने में थोड़ा भारी भारी फील होता है। वह किसके कारण होता है, ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि आपका वेट है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। तो इतना लंबा लेक्चर से आपको समझ में आया होगा कि मास हमारा कांस्टेंट होता है, वेट हमारा वेरिएबल होता है, वह हमारी ग्रेविटी की डिपेंड करता है, और ग्रेविटी पर जो हमारी ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। और दूसरे प्लैनेट से हम दूसरे प्लैनेट पर ट्रेवल करें तो ग्रेविटी के कारण हमारा वेट चेंज हो सकता है, लेकिन मास चेंज नहीं हो सकता। तो समझ में आया होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। हाँ, तो आप पढ़ते हैं आगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये टॉपिक छोटा सा है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक बार बता देता हूँ। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। बॉडी विच अलाउ चार्ज पास थ्रू आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब कि एक ऐसी बॉडी जिसके अलाउ करती हो कि मुझ में से चार्ज फ्लो हो जाए। वैसी बॉडी कैसी, जो बॉडी होती है जिसके अंदर फिर चार्ज फ्लो हो जाता है, वैसी बॉडीज़ क्या कहलाती हैं, हमारी कंडक्टर्स कहलाती हैं। जैसे कि मेटल ले लेते हैं, मेटल में आयरन ले लेते हैं। आयरन के अंदर यदि आप चार्ज को फ्लो करेंगे, चार्ज से आप लोगों को भारी वर्ड लग रहा होगा। यदि आप 2 वायर को लेंगे, उसके ऊपर आपने उनको बोर्ड जो आपके सॉकेट रहती हैं उसमें लगाया, और आपने 2 तार अपने हाथों में लिए, और उस आयरन पर आपने आपकी लोहे की जो भी है, मैं बेंच ले लेता हूँ, उस पर आपने रखा, तो उस पर अब क्या होगा, चार्ज फ्लो होने लगेगा। तो उसके चार्ज फ्लो होने का कारण क्या है, क्योंकि वह एक कंडक्टर है, वह एक मेटल है। और सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर क्या होता है, हमारा सिल्वर होता है। तो सबसे गुड कंडक्टर हमारा कौन सा होता है, सिल्वर होता है। आपको याद रखना है, तो है, नहीं तो भूल जाइए। तो हमारा जो मेटल होती हैं वह गुड कंडक्टर होती हैं। और कंडक्टर का मतलब आप समझते हैं जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने दे, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। जिनके अंदर से चार्ज फ्लो हो सकता है उनको हम कहते हैं कंडक्टर। दूसरे ह्यूमन बीइंग, हम भी एक अच्छे कंडक्टर है, हमारे अंदर से चार्ज फ्लो हो जाता है। यही तो कारण है कि हमें करंट लगता है, क्योंकि हमारे अंदर से चार्ज का फ्लो हो जाता है। इसी कारण हम भी एक कंडक्टर हैं, हम एक चलते फिरते कंडक्टर हैं। मेटल हमारी चल नहीं सकती, लेकिन हम चल सकते हैं, तो हम एक चलते फिरते कंडक्टर हैं। दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं,
बॉडी विच डू नॉट अलाउ द चार्जेस टू पास थ्रू आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। मतलब कि एक ऐसी बॉडी जो अलाउ नहीं करती किसको, चार्ज को, कि तो हम मुझ में से पास हो जा, ऐसे बॉडीज क्या कहलाती हैं, हमारी इंसुलेटर्स बॉडी कहलाती हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं प्लास्टिक का। मान लीजिए आपके हाथ में एक प्लास्टिक की रॉड है, एक प्लास्टिक की रॉड है, इसमें आप करंट का फ्लो कराएंगे। इसमें मान लीजिए आपने करंट का फ्लो कराया, लेकिन मैं इसे यहाँ से पकड़ूंगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा। इसका कारण यह है कि यहाँ से यदि मैं इसमें चार्ज फ्लो कराऊंगा तो यहाँ पे चार्ज यहाँ तक नहीं जा पाएगा, और यही कारण है कि मुझे करंट नहीं लगेगा। तो हम जब भी कोई बिजली का काम करते हैं तो हम पैरों में हम क्या पहनते हैं, प्लास्टिक की स्लीपर्स का यूज़ करते हैं। यही कारण है उनका यूज़ करने का, क्योंकि वो इंसुलेटर्स हैं, उनके अंदर से जो करंट है वह हमारी अर्थ तक नहीं जा पाता। मतलब कि मैं यदि प्लास्टिक की स्लीपर यहाँ पर पहन लेता हूँ और मैं यहाँ पर कोई बिजली का काम करूँ, तो यदि गलती से मेरे हाथ में वायर टच हो भी जाता है तो वह करंट मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमारे बॉडी कंडक्टर हैं उनके अंदर करंट तो फ्लो होगा, ये तो पक्की बात है, लेकिन जो चार्ज है वह अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा, और जो चार्ज हमारा नीचे तक नहीं जा पाएगा अर्थ तक, क्योंकि प्लास्टिक है, इंसुलेटर है, उससे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि हमें करंट नहीं लगता जब हम प्लास्टिक की स्लीपर का यूज़ करते हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी के जब हम काम करते हैं। तो इंसुलेटर एक ऐसे होते हैं जिनसे हम चार्ज का फ्लो नहीं करा सकते, वह हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। तो इंसुलेटर और कंडक्टर आपको समझ में आ गए होंगे, इजी टॉपिक थे और मैंने समझा भी दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा अच्छा टॉपिक है। अब देखते हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंडक्शन एंड कंडक्शन। सबसे पहले देखते हैं इंडक्शन को। इंडक्शन क्या होता है? इन इंडक्शन प्रोसेस विदाउट टचिंग अ बॉडी प्रोड्यूस अ चार्ज। मतलब कि हम किसी बॉडी के ऊपर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना उसे छुए, बिना उसे टच किए। तो ऐसी प्रोसेस हमारी जो कौन सी प्रोसेस कहलाती है? एक इंडक्शन की प्रोसेस कहलाती है। और इस प्रोसेस में आपको लिखा है एंड गिव अपोजिट चार्ज। मतलब कि इसका मीनिंग आप अभी समझ जाएंगे इस लाइन का। अब अभी तक यहाँ तक समझ लीजिएगा बस, कि एक कैसी प्रोसेस है कि बिना छुए किसी चीज़ को उस पर चार्ज प्रोड्यूस करना, वही प्रोसेस हमारी कौन सी प्रोसेस कहलाती है? इंडक्शन की प्रोसेस कहलाती है। अब देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है। ये एक हमने स्टैंड ले लिया, एक स्टैंड है, आप समझ लीजिए पहले डायग्राम को। ये एक पूरा स्टैंड है और ये ऊपर क्या रखा हुआ है, उसके गोल गोल जितने भी रखे हुए हैं, ये एक मेटेलिक बॉडी है। एक ऐसी बॉडी है, मेटेलिक बॉडी है। ये गोल क्या है? एक मेटेलिक है, और मेटल के ऊपर इस पर प्लस चार्ज भी होगा, माइनस चार्ज भी होगा। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? न्यूट्रल कह सकते हैं। मतलब प्लस से माइनस कैंसिल हो जाता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो वह बॉडी न्यूट्रल कहलाती है। तो इतना समझ में आ गया होगा पहले डायग्राम से। जो ए वाला डायग्राम कहता है ये स्टैंड है, ये हमारी मेटेलिक बॉडी है, ये अनचार्ज है, मतलब कि न्यूट्रल बॉडी। इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी जगह पर क्या हुआ है? अब बीक से समझिए खास बात। ये तो आपको सिंपल डायग्राम समझाने के लिए लिखा था मैंने। यहाँ से हमने एक चार्ज लेके आया जिस पर कौन सा चार्ज है? माइनस का चार्ज है। कौन सा चार्ज इस पर? माइनस चार्ज है। माइनस का इस पर चार्ज है। इस चार्ज को हम इसके पास लेके आए, इस पे कौन सा था? प्लस माइनस दोनों चार्ज थे। जब हम इसके पास जो माइनस चार्ज को लेके आए तो उससे हुआ क्या? जो प्लस चार्ज इस पे था वह इस साइड आ गया। किस साइड? जो सर्कल है और जो हम चार्ज लेके आए थे उसकी तरफ। मतलब कि जो प्लस चार्ज है वह इस तरफ आ गया और जो नेगेटिव चार्ज है वह इसके इस तरफ चला गया। तो समझ में आया होगा आपको। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से। प्लस माइनस को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो प्लस माइनस से प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो ये प्लस इस तरफ पे आ गया और माइनस इस तरफ चला गया। इतना आपको समझ में आया होगा ऐसा क्यों हुआ। इसको माइनस को लेके आए तो प्लस इस तरफ आ गया, माइनस उस तरफ चला गया। तो बी वाला पार्ट भी क्लियर है आपको। अब लिया हमने सी वाला पार्ट। ये हम प्रोसेस देख रहे हैं कैसे हम एक बॉडी को चार्ज करते हैं बिना छुए। अब सी वाले पार्ट में देखिए, ये हमारी पूरा वही का वही सिस्टम है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे?
इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। ये जो ऐसे ऐसी जो लाइन है उसका मतलब है कि ये इस तरफ से अर्थ से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। तो अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो ये माइनस चार्ज यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब कि नीचे चला जाएगा। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ही ऐसा करते हैं, ऐसा आपको लगता होगा और आपके टीचर्स ने अभी तक पढ़ाया भी होगा। लेकिन जो हमारी अर्थ है वह एक अच्छा कंडक्टर है, उसमें प्लस चार्ज भी है, उसमें माइनस चार्ज भी है। तो हम यहाँ पर माइनस चार्ज को भी नीचे कनेक्ट कर सकते हैं और प्लस चार्ज को भी हम डिस्चार्ज कर सकते हैं अर्थ में। तो वही मैंने किया है, माइनस चार्ज को अर्थ में डिस्चार्ज कर दिया। और बाकी सी आपको समझ में आ गया होगा, ये हमने चार्ज लिया था माइनस चार्ज और प्लस इस तरफ आ गया, माइनस उस तरफ चला गया, इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में क्या होगा, ये माइनस चार्ज हमारा है ही, इस पे अब जो माइनस चार्ज था वो चला गया, मतलब डिस्चार्ज होके वह अब अर्थ पे चला गया। अब इस पे कौन सा चार्ज बचा, बस अब इस पे कौन सा प्लस 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 चार्ज ही प्रेजेंट बचा। माइनस चार्ज था वह तो डिस्चार्ज हो चुका है, डिस्चार्ज होके वह अर्थ में जा चुका है। उसके बाद देखिए अब इसका कोई काम नहीं रहा हमारे पास, हमने जो करना था वो हमने कर दिया। इसको अब हम यहाँ पर ई वाले पार्ट में हटा देंगे और अब हमारा ये क्या हुआ, बिना छुए बिना टच किए हमने इसको चार्ज कर दिया। इसको हमने बिना छुए हुए टच किए हुए बिना चार्ज कर दिया। और कौन सा चार्ज लेके आए हम इस पे, प्लस चार्ज। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। किसी भी सिस्टम में हम एक सिस्टम को लेते हैं और किस तरह उसको हम पॉजिटिवली या नेगेटिवली वाला भी देखेंगे, कैसे उसको पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज करते हैं। तो मैंने एक गिव है अपोजिट चार्ज इसी लिखा था, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने माइनस लिया तो ये कैसा आया, प्लस आया। अभी हम यहाँ पर प्लस का लेंगे, प्लस का लेके दिखाऊंगा तो ये माइनस आएगा। तो जैसा हम यहाँ पर इसको लेते हैं उसका अपोजिट चार्ज हमें लास्ट में जाके मिलता है, ये आपको यहाँ से याद भी हो जाएगा। ये बस समझने की चीज़ें, यहाँ से एग्जाम में डेफिनेशन ज़्यादा पूछ जाते हैं, एमपी बोर्ड में अभी तक ऐसा डेफिनेशन भी नहीं आई हैं। तो इतना डरने की बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि आप आगे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इतना क्लियर हो गया, आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया कैसे इस सिस्टम ने वर्क किया। अब देखते हैं यहाँ पर हम थोड़ी सी इसमें चेंजेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको हम ले लेते हैं अब प्लस प्लस। इसको भी मैंने प्लस ले लिया, ये भी प्लस कर दिया, ये भी प्लस कर दिया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। तो यहाँ पर भी चेंजेस होंगे। अब यहाँ पर माइनस वाले आ जाएंगे और ये इस तरफ प्लस वाला चला जाएगा हमारा। और यहाँ पर भी चेंजेस होंगे, क्योंकि ये हमारी अब प्लस की हो चुकी है, तो ये अब माइनस के हो जाएंगे, फिर ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर भी चेंजेस होंगे, ये प्लस चार्ज लिया था हमने, तो ये कैसे चार्ज होगा, अब ये अब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम नेगेटिव के लिए पूरा डायग्राम मैंने बना लिया है। यहाँ पर हमने किसको ले लिया, अब यहाँ पर पॉजिटिव को ले लिया। तो पॉजिटिव स्वाभाविक बात है, अट्रैक्शन यहाँ पर होगा, लेकिन अब यहाँ पर कौन सा माइनस चार्ज आ जाएगा, प्लस उस तरफ चला गया। उसके बाद क्या हुआ, इसमें प्लस चार्ज को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, प्लस चार्ज आएगा डिस्चार्ज होने, मतलब प्लस चार्ज अब डिस्चार्ज हो जाएगा, वो अर्थ में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इस यहाँ पर प्लस चार्ज चला गया, अब एक कैसा नेगेटिवली चार्ज हो गया हमारा, जो हमने मेटेलिक बॉल ली थी वह हमारी प्लस चार्ज हो गई। अब उसको क्या करेंगे हम, इसको यहाँ से हटा देंगे। तो इसको हटाया तो ये कैसा, अब इसमें कौन सा चार्ज आ गया, अब माइनस का चार्ज, मतलब कि ये अब नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो पहले पॉजिटिवली चार्ज कर दिया था, अब हमने इसको भी नेगेटिवली चार्ज कर दिया। अब दूसरा टाइप देखते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या होता है उसको मैं बताता हूँ। इंडक्शन की प्रोसेस में क्या चेंजेस हैं इंडक्शन से, बस एक ही चेंज है, जो यहाँ पर हम चार्ज लेते थे उसका अपोजिट चार्ज में मिलता था। लेकिन कंडक्शन हमारा कहता है जो चार्ज हम यहाँ पर लेंगे वही चार्ज हमको
बनेगा। मतलब जिस चार्ज को हम यहाँ पर लेंगे, जो हमारी जो अलग चार्ज हम यहाँ पर लेके चलते हैं, जैसे हम दूसरा चार्ज बना लेते हैं, वही चार्ज यहाँ पर हमारा कंडक्शन में यहाँ पर जो चार्ज बनेगा वह भी यही वाला बनेगा। कैसे, देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, समझ में आ रहा है ना। यदि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव 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 जी चार्ज क्यों है, मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि यहाँ पर 10 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है इसलिए पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल नंबर में, तो ये न्यूट्रल बॉडी है। तो यहाँ से कुछ जो हमारे माइनस चार्जेस थे यहाँ पर, जो इसको हम स्टेबल करने के लिए जो माइनस चार्जेस थे वह इसके पास आ गए। मतलब कि अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो हमारी बॉडी थी, तो हमने यहाँ पर लिया हुआ था, जो प्लस 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 जो चार्जेस थे उस पर कितने थे, 10 प्रोटॉन थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए, वह भी 10 ही हो गए। इलेक्ट्रॉन की संख्या अब यहाँ से बढ़ गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अब यहाँ से बढ़ चुकी है, इस पे हमारे अब इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस पे बराबर हो चुके हैं। लेकिन अब इस बॉडी पर इसका क्या असर पड़ा, देखिए यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब कि ये अब पहले न्यूट्रल थी, अभी कैसे हो गई, अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब इस पे कौन सा चार्ज आ गया, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पहले हमारी बॉडी न्यूट्रल थी, लेकिन इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसके लिए इलेक्ट्रॉन इसके ट्रांसफ़र हो गए और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। कंडक्शन इजी होगा इंडक्शन से, इंडक्शन समझ लिया तो कंडक्शन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और देख लेते हैं, समझने में अच्छा लगेगा आपको इसको समझने में, कि बिना हम किसी बॉडी को अर्थ पे कनेक्ट किए उसको चार्ज कैसे कर सकते हैं, और 2 बॉडीज़ को हम आपस में चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 बॉडीज़ हैं, ये आइसक्रीम नहीं तो आप आइसक्रीम समझ के इनको खा जाएं, या आइसक्रीम नहीं, एक मेटेलिक बॉल है, बॉल मान लीजिए, ये उसका स्टैंड है, उस पर ये ऐसी कुछ रखी हुई है, ये हमारी स्टैंड है, यहाँ पर ऐसी कुछ ये बॉल रखी हुई है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया हो। और यहाँ पर भी ये दोनों रखे हुए हैं। उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पर एक माइनस चार्ज लेके आया। अभी क्या थी, न्यूट्रल थी, मतलब माइनस और प्लस यहाँ पर बिल्कुल आपस में यहाँ पर बिखरे हुए थे, दोनों में बिखरे हुए थे। लेकिन अब क्या हुआ, जो माइनस और प्लस थे, पहले आप इसे समझ ली, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे माइनस और प्लस किस किस पे थे। इस पे माइनस भी थे और प्लस भी थे, इस पे माइनस भी थे और प्लस भी थे। ये बॉडीज़ क्या है, आपस में एक दूसरे से टच कर रही हैं, तब यहाँ से क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आता है आपको, कि यहाँ से चार्ज इस तरफ चले जाएंगे, मतलब पहले इन दोनों पर प्लस और माइनस दोनों थे, अब क्या हुआ, इन पे दोनों में प्लस माइनस थे, लेकिन अब क्या हुआ, माइनस चार्ज आने के प्लस सारे चार्ज इस तरफ आ गए और माइनस चार्ज उस तरफ चले गए। इतना समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आया कि ये प्लस माइनस दोनों थे, मतलब न्यूट्रल बॉडी थी, लेकिन हमने इनको तब आपस में ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया और माइनस चार्ज को लेके आया, इसलिए इस तरफ प्लस आ गया और इस तरफ माइनस आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इन दोनों में हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे, मतलब कि इसको इन जो पास थे, जो आपस में कनेक्ट थे, उनको हम दूर कर देंगे। इनको दूर कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गए, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसके बाद हमने इसको हटा दिया और इन दोनों को ऐसी इतनी डिस्टेंस पे रख देंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, ये नेगेटिवली चार्ज रहेगा, इसलिए मैं इनको इतना डिस्टेंस पे रख दिया। अब इसका इससे ट्रांसफ़र नहीं होगा चार्जेस का, तो 2 बॉडीज़ को लेकर हम किस तरह से उनको आपस में चार्ज कर सकते हैं, आपको ये समझ में आया होगा कि 2 बॉडीज़ को हम लेंगे, उनको हम आपस में किस तरह से
चार्ज कर सकते हैं। नहीं आया तो एक बार और समझाते हैं मार्कर की हेल्प से। ये दो बॉडीज़ थी, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे, मतलब ये भी न्यूट्रल था और ये भी न्यूट्रल था। ठीक है, अब इसको तो मैं दोनों हाथ है, इसको तो मैं रख नहीं सकता, इन दोनों बॉडीज़ को मैं ले लेता हूँ। ये दोनों बॉडीज़ हमारी कैसी थी, ऐसी थी, आपस में कनेक्टेड हो गई थी। तो इन दोनों की चार्ज अब यहाँ पर कैसे ट्रांसफ़र हो सकते थे। और यहाँ पर क्या हुआ था, हमारा जो नेगेटिव था वो आ गया था, तो इस पर हमारे पॉजिटिव आ गए और इस पर क्या नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव आ गए और इस तरफ नेगेटिव आ गए। ठीक है, फिर क्या किया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दिया, इन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दिया, लेकिन ये अभी यहाँ पर है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इसको हम हटा दिया और इन दोनों को हमने डिस्टेंस पर रख दिया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज ही हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब समझ में आ गया होगा, अब तो मैंने उनको मार्कर की हेल्प से भी समझा दिया। तो कैसे हम टू बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं आपको पता चल चुका होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, 1 घंटे के अगल बगल में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे चार्जेस की प्रॉपर्टी, जो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, उनके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।